सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बीरेश शाह एंड यू आर वाचिंग बीरेश स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें जो आपकी यूनिट 8 है सामाजिक आंदोलन, इसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट है महिला आंदोलन, सेकंड है श्रमिक आंदोलन एंड लास्ट है पर्यावरणीय आंदोलन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 8 को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में यूनिट 8 से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो यूनिट 8 है उसमें आपको 3 टॉपिक्स को कवर करना है। और अब मैं इन तीनों टॉपिक्स का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर हमें इन तीनों टॉपिक्स में पढ़ना क्या है और एग्जाम में किस किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ महिला आंदोलन की, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय या फिर आज़ादी के समय जो महिलाओं के आंदोलन की भूमिका क्या क्या थी। ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं कि जो महिलाओं की चुनौतियाँ क्या है और उनकी उपलब्धियाँ क्या है, इन पर निबंध लिखो, इन पर चर्चा करो। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। और अब अगर मैं बात करूं श्रमिक आंदोलन के बारे में, तो इससे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, कि श्रमिक आंदोलन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखो या फिर श्रमिक आंदोलन की भूमिका को लिखो। ठीक है। और एज इट इज़ इसी तरह जो पर्यावरणीय आंदोलन है इसमें भी यही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पर्यावरणीय आंदोलन की भूमिका को लिखो या फिर इस पर एक टिप्पणी लिखो। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 2013 के पेपर में पूछा गया था भारत में शक्ति का ढांचा महिलाओं विरोधी है, महिला विरोधी है, इस पर टिप्पणी लिखो। ठीक है। और 2014 के पेपर में पूछा गया था नीरा देसाई के अनुसार महिला आंदोलन महिलाओं के मुक्ति और समानता के आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठित प्रयास है। ऊपर लिखे गए बयान के आधार पर महिलाओं के विकास और समानता की प्राप्ति हेतु सम्मुख चुनौतियों पर चर्चा करें कि क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। और 2018 के पेपर में पूछा गया था महिलाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों पर एक लेख लिखें। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। भारत पुरुष प्रधान समाज है, परिणाम स्वरूप हमारे देश में शक्ति का ढांचा महिला विरोधी है और भारत में पैतृसत्ता व्यवस्था है। अब मैं आपको बता दूं पैतृसत्ता व्यवस्था क्या होती है। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, ये एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें जो पुरुष होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो मुख्य होती है, जबकि जो महिलाएं होती है उनको जो दर्जा मिला होता है या फिर जो भूमिका होती है वो द्वितीयक होती है। ठीक है, यानी कि पुरुषों का अधिक मान सम्मान होता है समाज में। ठीक है। अब अगर हम बात करें महिलाओं की चुनौतियां, ठीक है, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले निम्न स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें शिक्षा के मामले में तो लड़के के जन्म को शुभ माना जाता है, जब और तो और लड़के की शिक्षा पर अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, किंतु जब लड़कियों का जन्म होता है तो उसको एक बोझ माना जाता है और समाज लड़कियों की शिक्षा हेतु उदासीन है, यानी कि वो नहीं चाहता कि लड़कियां पढ़ें। उनके अनुसार लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें घर पर रहकर ही सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अब अगर हम बात करें श्रम की भागीदारी के बारे में तो समाज द्वारा महिलाओं के श्रम पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। महिलाओं को घर पर रहकर कार्य करना चाहिए, जबकि जो पुरुष होंगे वो बाहर का कार्य करेंगे। भूमि अथवा संपत्ति संबंधित अधिकार, क्योंकि भारत में पैतृसत्ता का व्यवहार है, पिता द्वारा जितनी भी संपत्ति कमाई जाएगी तो उस संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो पुत्र का होगा, ना कि पुत्री का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध या फिर उनकी जो चुनौतियां हैं, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यौन उत्पीड़न। सरकार द्वारा महिलाओं की छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न संबंधित अनेक कानून पास किए गए हैं, फिर भी ऐसी समस्याएं भारत में हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो लड़कियों का बलात्कार होता है, ठीक है, ऐसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें दहेज, सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया है, इसके बावजूद भी भारत में दहेज प्रचलित है। अब अगर हम बात करें बाल विवाह के बारे में तो सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेधित अधिनियम 2006 के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह देखने को मिलता है। ठीक है। महिलाओं की उपलब्धियां और आंदोलन।
भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धर्म के कारण देश में भिन्न भिन्न भागों में महिलाओं की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, जाति, वर्ग और धर्म। एक तो हमारे जो देश है इसमें इतने सारे जाति, वर्ग, धर्म में बांटा गया है, तो इससे जो महिलाओं की समस्या है वो भी काफ़ी अलग अलग है, काफ़ी ज़्यादा भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ऐसे सांस्कृतिक रूप और असमान समाज में महिलाओं के आंदोलन का उदय आवश्यकता उत्पन्न हुई कि महिलाओं को क्या लगा कि अब हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा समानता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उनके द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए गए। अब अगर हम बात करें नीरा देसाई के अनुसार, महिला आंदोलन महिलाओं की मुक्ति और समानता के आम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संगठित प्रयास है। अब नीरा देसाई क्या कहती हैं कि इनके द्वारा जो संगठित प्रयास किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता और समानता दिलाई जा सके, उन्हें प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इनके द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए गए थे जिनका पर्पस क्या था, जिनका उद्देश्य था, फर्स्ट है महिलाओं के कल्याण हेतु उनके लिए सुविधाओं की मांग करना। सेकंड, कानून और संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए पुरुषों के समानता की मांग करना। थर्ड है महिलाओं के साथ अन्याय संगत व्यवहार, यानी कि जो भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है या फिर जो बलात्कार होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करना। महिलाओं की बहुमुखी विकास की योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए मांग करना। ठीक है, एक एक करके हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, महिलाओं के कल्याण हेतु उनके लिए सुविधा की मांग करना। तो लड़कों की शिक्षा पर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। समाज लड़कियों की शिक्षा को लेकर उदासीन है। उनके अनुसार लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। हमें इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना है और जो लड़की है उनके लिए सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करना है जिससे कि वो भी एजुकेटेड हो सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। इसमें 2-4 पॉइंट आप खुद से भी डाल सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कानून और संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए पुरुषों के समान समानता की मांग करना। संविधान में लिखित कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है जिससे कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं जैसे कि यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह आदि को समाप्त किया जा सके और जो समानता पुरुषों को है वहीं महिलाओं को है। ठीक है, तो इसको सख्ती से लागू करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महिलाओं के साथ अन्याय संगत व्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करना। कि ये इसमें भी सेम पॉइंट कि जो भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे दहेज, बाल विवाह, इन सबको समाप्त करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है महिलाओं के बहुमुखी विकास की योजनाओं को कार्य रूप देने की मांग करना। केवल दस्तावेज पर नियम लिखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और महिलाओं के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने चाहिए समय समय पर और उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे कि वो भी ग्रो कर सकें और समाज के विकास में योगदान दे सकें। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्यावरणीय आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पर्यावरणीय आंदोलन, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को बताएंगे। सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। ठीक है, भारत का विकास जिस गति से बढ़ता जा रहा है उसी गति से पर्यावरण संघर्ष भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, जितनी स्पीड से उसका विकास हो रहा है उसी तरीके से जो पर्यावरणीय संघर्ष है यानी कि जो पर्यावरणीय विरोध है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। विकास में तेज़ी से जो वृद्धि हो रही है उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे विरोध किए जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा विश्नोई आंदोलन, जिसकी शुरुआत किसने की थी, श्री सोमजी विश्नोई ने की थी। ठीक है, और ये विश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जो भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में पाए जाते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, श्री जम्बेश्वर थे और वनों की कटाई के खिलाफ ये 1700 ईस्वी से विरोध कर रहे थे। ठीक है, यानी कि काफ़ी पहले से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। अब अगर हम बात करें चिपको आंदोलन, आपको पता ही होगा कि पर्यावरण की रक्षा हेतु ये आंदोलन चलाया गया था और उत्तराखंड में जो किसानों द्वारा वृक्ष की कटाई पर विरोध जताया गया और किसानों द्वारा वनों पर उनका परंपरागत अधिकार जताया गया था। इसके नेता कौन थे, सुंदरयाल और चंडी प्रसाद। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली गई थी। इसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, जिससे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि महिलाओं द्वारा पेड़ों पर चिपक कर वनों की कटाई को रोका गया था। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जो अपिको आंदोलन है ये भी सेम यही था। ठीक है, ये 1983 में किया गया और कहाँ पर, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में यह चिपको आंदोलन की तरह एक पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्रांतिकारी आंदोलन था। अब इससे हम कह सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तर में हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है, और दक्षिण में हुआ था अपिको आंदोलन। ठीक है,
नेक्स्ट है साइलेंटधारी आंदोलन। केरल की शांत पार्टी 89 वर्ग किलोमीटर में है। यह अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और 1980 में यहाँ कुतिपुंज नदी का प्रस्ताव रखा गया। केरल सरकार इस योजना हेतु बहुत उत्सुक थी, ठीक है, लेकिन विरोध को किसने किसने किया? वैज्ञानिकों ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया और क्षेत्रीय लोगों ने किया। अब उन्होंने क्या कहा, अगर आप यहाँ पर कुतिपुंज बांध लगाओगे तो उससे क्या होगा, ये कुतिपुंज जो प्रस्ताव रखा था उसके कारण क्या होगा, जितने भी विशेष फूल हैं, क्योंकि ये फेमस किस लिए था, ये जो जैव विविधता के लिए फेमस था, ठीक है, तो जितने भी विशेष प्रकार के फूल पौधे हैं वो लुप्त हो सकते हैं और दबाव में सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह भी पर्यावरणीय आंदोलन का एक उदाहरण है। इससे पहली बार पर्यावरण और विकास को एक राष्ट्रीय विषय के रूप में बनाया गया था, ठीक है, जिसमें किस किसने भागीदारी ली थी? वैज्ञानिकों ने, गैर सरकारी संगठनों ने, आम जनता ने और विस्थापित लोगों ने। 1985 में से स्थलीय और पर्यावरणवादियों ने हाइड्रो बिजली के उत्पादन हेतु नर्मदा पर बांध निर्माण हेतु विरोध किया, वहाँ पर बांध लगाने से मना कर दिया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नेता कौन थे? मेद पाटकर। नेक्स्ट पॉइंट है नव सामाजिक आंदोलन। ये एक ऐसे आंदोलन है जो अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व में कुछ हिस्सों से उभर कर आया है। इसमें अब सभी के सभी वो आंदोलन आ जाएंगे, जैसे कि नारीवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, उपभोक्ता, नागरिक अधिकार, दलित, छात्र शांति आदि शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस है पर्यावरण का संरक्षण और शांति के वातावरण को बढ़ावा देना। इसमें भागीदारी किस किस की थी? गैर सरकारी संगठन और आम जनता और काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के पेपर में पूछा गया था, श्रमिक संगठनों की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। श्रमिक संगठन की भूमिका, ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। श्रमिकों को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है और श्रमिकों को उनके उचित कार्य के बदले उचित वेतन नहीं मिलता और श्रमिकों को अनेक सुविधाओं से वंचित भी रखा जाता है, जिस कारण श्रमिक जो होते हैं वो श्रमिक संघ या संगठनों का सहारा लेना पड़ता है श्रमिकों को। विश्व में आज बहुत से श्रमिक संगठन हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। जो पहला है वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जब भी किसी चीज़ की स्थापना होती है तो उसके कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, यानी कि उद्देश्य होते हैं। तो इसके भी कुछ उद्देश्य थे, जिसका उद्देश्य देश में जितने भी श्रमिक संघ है उनके बीच समन्वय स्थापित करना था और उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका सम्मेलन भारत के किसी भी शहर में हो सकता है और इसके प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में भेजे जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में भेजा जाता है। श्रमिक के लिए अनेक अधिनियम पास करवाए गए हैं जिससे कि श्रमिकों को बहुत लाभ हुआ है। अब इसके क्या क्या लाभ हुए हैं? पहला, उचित वेतन मिलने लगा है और पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा भी मिलने लगी है और अब कोई भी श्रमिक 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा केंद्रीय भारतीय ट्रेड संघ। अब यह श्रमिक का एक दूसरा संघ है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को नेतृत्व करता है। यह सरकार पर दबाव डालकर श्रमिक के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। अब इसमें भी आप वही सारे बेनिफिट्स लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी ऊपर बताए हैं, जैसे वेतन और पेंशन की योजना, 1-2 पॉइंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हिंदू मजदूर सभा। अब इसकी उत्पत्ति 1948 में समाजवादी दल द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनका हक दिलाना था, ठीक है। और नेक्स्ट है इंडियन मजदूर दल। इसकी स्थापना बीजेपी द्वारा की गई थी। अब इसके उद्देश्य क्या थे? यह सरकार के द्वारा बनाए गए उन नियमों पर विरोध करेगा जिनसे श्रमिकों को हानि पहुंचती है। अब इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें इन सभी पॉइंट्स का तो ये है कि जितने भी श्रमिक दल हैं उनका निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के पेपर में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, ठीक है। उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए गए थे। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ कार्य किया तथा उतना ही योगदान उन्होंने भी दिया, महिलाओं ने भी उतना ही योगदान दिया जितना कि नेताओं द्वारा योगदान दिया गया था, ठीक है। उन पर उतनी ही आपत्ति आई जितनी कि नेताओं पर आई थी। और महिलाएं भी उस समय जेल गई थी और दुखों को बहादुरी से सहन किया था महिलाओं ने भी,
ठीक है, तो उनकी भी हम बहादुरी को कम नहीं समझ सकते। राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों द्वारा जो योगदान था 1957 से आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1957 से, सॉरी 1857 से, ठीक है, डेट मैंने गलत बता दी है, 1857 से जो विरोध स्टार्ट हुआ था। भीमबाई होलकर ने कर्नल होलकर से विरुद्ध छुपकर वार किया था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई से पूर्व कई स्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए प्रचार किया। इसमें मुख्य कौन कौन थे? रामगढ़ की रानी, ठीक है, रानी चौहान, महारानी, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप याद कर लेना। यह वह स्त्रियां थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था। इसमें अधिक पढ़ी लिखी थी और 20वीं शताब्दी में सजरोनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित तथा एनी बेसंत ने दिल खोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनके त्याग के कारण 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि स्त्रियों का योगदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बंगाल के विजय, स्वदेशी की मांग, जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड, ठीक है, की जो घटना हुई थी, और असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज की घोषणा और कई से जितने भी आंदोलन थे तथा भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें इनकी भूमिका मिलती है। इन्हीं के सहयोग और अनेक लोगों के प्रयास से अंग्रेज़ों ने उनके समक्ष घुटने टेक दिए और 2000 वर्षों तक राज करने के पश्चात भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।